नमस्कार आप सभी को। मकर संक्रांति, लोहरी, पोंगल सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी अवसर पे एक अच्छी न्यूज़ आप सभी के लिए है, वो भी आपको पता है कि आईबीपीएस एग्ज़ाम के कैलेंडर के बारे में। सर इसमें नया क्या है, तो इसके साथ साथ हमें क्या क्या करना है, आगे अपनी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, यही बात हम इस वीडियो के थ्रू करने वाले हैं। वीडियो को सबसे पहले अंत तक देखें सो दैट मैक्सिमम मुद्दे अबाउट आईबीपीएस के कैलेंडर के बारे में हम इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कैलेंडर को देखेंगे, कैलेंडर में क्या क्या चेंजेस है। तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था 14 को। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देर वोंट बी एनी चेंज इन ग्रामीण बैंक के एग्जामिनेशन, जैसे कैलेंडर में था उसी हिसाब से चलेगा। आईबीपीएस क्लरिकल में कोई भी चेंज नहीं है, आईबीपीएस पीओ में भी कोई चेंजेस नहीं है। जो कुछ चेंज है वो आईबीपीएस एसओ के केस में, आईबीपीएस एसओ की प्री एग्जामिनेशन 9 नवंबर को और मेंस एग्जामिनेशन 14 दिसंबर को होंगे। मतलब आईबीपीएस ने किया क्या है कि जो जैसे पहले होता था कि एक कैलेंडर है तो कैलेंडर की जितनी सारी एग्जाम है वो उसी साल में कंप्लीट किया है। जैसे कि 2024 का कैलेंडर तो जो 2024 के एंड तक वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उसका रिजल्ट भी वैसे देखा जाए तो उन्होंने उसी साल में लगाना चाहिए था, बट रिजल्ट काफ़ी लेट किया है। इनफैक्ट मुझे सबसे ज़्यादा अखराने वाली बात यह है कि 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने के बाद में आईबीपीएस क्लरिकल का उस रिजल्ट को 1 अप्रैल तक टाला जाता है। तो ये वाला वेटिंग पीरियड बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे यहाँ पे वही कैलकुलेशन करते हैं कि कितने वैकेंसीज बढ़ी होंगी, मेरे कितने मार्क्स आए होंगे। इनफैक्ट उस हिसाब से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 और 5.5 महीने से ज़्यादा टाइम बच्चों को मेंस देने के बाद में यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम पास होता है। बाकी मेजर चेंजेस बाकी एग्जाम में, बाकी स्ट्रक्चर में कहीं पे भी नहीं है। ग्रामीण बैंक पीओ, ग्रामीण बैंक एसओ, ग्रामीण बैंक क्लर्क, उसके साथ में आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ जैसा शेड्यूल था उस हिसाब से शेड्यूल चलेगा। जो कुछ चेंज है वो चेंज सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस एसओ में। मतलब सभी एग्जामिनेशन 2024 में रिक्रूटमेंट आएगी, सभी एग्जामिनेशन 2024 में होगी, उसके रिजल्ट 2025 में आएंगे। शायद ये कुछ दिमाग में आईबीपीएस के चल रहा होगा। थोड़ा सा और आगे चलिए, यहाँ पे क्या क्या मुद्दे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर, अभी ये होने के बाद में अलग अलग वीडियोस आएंगे जिसमें बताया जाएगा कि ये है आईबीपीएस का कैलेंडर और ये है स्टडी प्लान। क्या हमें इसमें से कोई भी स्टडी प्लान इंक्लूडिंग मेरा फॉलो करना चाहिए? तो जिसका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि जब आप आईबीपीएस कैलेंडर के लिए प्रिपेयर करें तो उसकी एग्जामिनेशन अगस्त से आगे स्टार्ट होगी और अभी आपने एसबीआई क्लरिकल का प्री देके रखा है। तो सबसे पहले सर, दोनों में से हमें किसको ज्यादा वेटेज देना चाहिए? तो मुझे लगता है कि आईबीपीएस क्लरिकल के एग्जाम को। बट सर, अगर मेरे टोटल अटेम्प्ट ही वहां पे देखा जाए तो मेरा अटेम्प्ट हार्डली 65 है, 70 है, 75 है, 85 है। और जब मैं बाकी बच्चों को पूछता हूं तो उनके अटेम्प्ट 100 में से 100 में से 95 है। तो क्या मुझे होप छोड़नी चाहिए और छोड़ के मुझे तुरंत बाकी एग्जाम के, बाकी आईबीपीएस कैलेंडर के पीछे लगना चाहिए? तो इसका आंसर मैं ना ही कहूंगा। रीजन, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप फेल नहीं हो। हाँ, इसका उल्टा भी मीनिंग उतना है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप पास नहीं हो। तो आप फेल भी नहीं है तो आप पास भी नहीं हो। तो जब तक रिजल्ट आता नहीं है तब तक आपको एसबीआई क्लरिकल के मेंस की तैयारी करनी चाहिए। एसबीआई क्लरिकल का पहले आपको पता है, इतिहास पता है कि एसबीआई क्लरिकल जब भी रिजल्ट के मेंस के पहले 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पहले रिजल्ट भी डिक्लेयर करता है और साथ ही साथ मेंस के कॉल लेटर भी डाउनलोड करने को बोलता है। तो काफ़ी कम टाइम वहाँ पे मिलता है। तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है आपको आईबीपीएस कैलेंडर की, क्या आईबीपीएस का कैलेंडर है, अच्छी बात है, बट आपका पूरा फोकस इस वाले एग्जाम पे रहना चाहिए। थोड़ा और नीचे आते हैं कि सर, अगर एसबीआई क्लरिकल की एग्जाम लेटेस्ट से मैं फेल हो गया, बट सीजन की बाकी एग्जामिनेशन, सीजन की जितनी भी बाकी एग्जामिनेशन थी वहां पे मैंने अच्छा डिसेंट स्कोर किया। मैंने ग्रामीण बैंक की पीओ क्रैक की है, क्लरिकल क्रैक की है, आईबीपीएस क्रैक की है, आईबीपीएस पीओ क्रैक की है, मैंने उनके मेंस देके रखे। तो क्या, बट समहाउ मुझे फाइनल रिजल्ट नहीं मिला है। तो ऐसे केस में क्या मैं आईबीपीएस के कैलेंडर के पीछे दौड़ूं, या जो इंश्योरेंस की अलग अलग एग्जामिनेशन आई है, जैसे कि यूनाइटेड इंडिया की असिस्टेंट हो, यूनाइटेड इंडिया की एओ हो, नेशनल इंश्योरेंस हो, न्यू इंडिया की आने वाली असिस्टेंट की एग्जामिनेशन हो, क्या मुझे वहां पे जाना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने ये अलग अलग एग्जामिनेशन की प्री क्रैक की है तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आईबीपीएस कैलेंडर के लिए आपको सबसे पहले इंश्योरेंस की एग्जामिनेशन टारगेट करनी चाहिए। बट वाइस वर्सा, आपकी एसबीआई क्लरिकल की प्री भी नहीं आई और पिछले सीजन में जितने भी एग्जाम हुई थी उसमें से कोई भी प्री आपकी क्रैक नहीं हुई है,
तो तुरंत आपको 20 में के इंश्योरेंस के एग्जाम अपेयर कर सकते हो, बट आपने तैयारी करनी चाहिए आईबीपीएस कैलेंडर की। तो वीडियो को अच्छे से बार बार देखिए सो दैट आपकी एक एक डाउट यहां पे क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा और आगे, सर वैकेंसीज के लिए आपका क्या कहना है कि वैकेंसीज कितनी हो सकती है, क्या लोकसभा इलेक्शन का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट हो सकता है? तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अपना रिक्रूटमेंट बैंक देखता है, इंश्योरेंस देखता है, जिसका पगार भी खुद बैंक करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है। तो उस वजह से जिस दिन इलेक्शन का कोई डेट है उस दिन भी नया नोटिफिकेशन आ सकता है अगर बैंक चाहे तो उस वजह से किसी भी इलेक्शन का इम्पैक्ट बैंकिंग के ऊपर कम होता है। और साथ ही साथ सर इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट होता है? इनफैक्ट इन दोनों में अगर किसी का इम्पैक्ट होता होगा तो इकोनॉमी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अगर इकोनॉमी अच्छी वर्क करती है तो उस केस में नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी आती है। तो यहाँ पे काफ़ी डिसेंट स्पीड से, इनफैक्ट अभी हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ये वो सब बता सकते हैं, बट वो 7-7.5% के ऊपर है। लुकिंग एट की टोटल पॉपुलेशन अगर वही ग्रोथ, क्योंकि काफ़ी इकोनॉमिस्ट लिखते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ जो चाइना ने 15 साल 20 साल कंटिन्यूस 10-15 सालों के आसपास हासिल की, अगर वो वाली स्पीड हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज में काफ़ी बड़ा बदलाव, या टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में काफ़ी बड़ी मात्रा में आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भरी जाएगी या एक बैंक एक्सपेंशन मोड में आ जाएगी, बट विथ 7.5% डिसेंट स्पीड से रिक्रूटमेंट चलेगा। सर मैंने एक नया टर्म कॉइन किया है टॉप 6, क्योंकि जितने भी बच्चों से मैं बात करता हूँ बैंकिंग मतलब उन्हें सिर्फ 6 एग्जाम लगती है। सबसे पहले आईबीपीएस ग्रामीण बैंक पीओ, ग्रामीण बैंक असिस्टेंट, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ। इन 6 एग्जाम्स के अलावा बच्चों का इंटरेस्ट बाकी एग्जाम में काफ़ी कम होता है, जो काफ़ी बुरी बात है या नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि इसके अलावा भी बाकी एग्जाम से जो आईबीपीएस कंडक्ट करता है, आपको उन एग्जाम को एज अ स्टेपिंग स्टोन आप पकड़ सकते हो कि इस एग्जाम के साथ सहारे आपने एक पोस्ट आपने हासिल की, आपने एक जगह पर जॉब स्टार्ट किया, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी और वहां से आगे आप नए पायदान पे आप ऊपर पहुंचे। सो उस हिसाब से आपको बाकी भी रिक्रूटमेंट के ऊपर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि टॉप 6 के ऊपर। सर और एक चीज़, क्योंकि मैं भली भांति पिछले एक अराउंड जब से आईबीपीएस आए पिछले 13-14 सालों में मैं देखता हूँ कि जो बच्चे आईबीपीएस का कैलेंडर जैसे कि दिसंबर के आसपास या जनवरी के आसपास खत्म होने के बाद में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, ये 5 महीने आउट ऑफ रीच होते हैं, नॉट रीचेबल होते हैं। और अचानक मई के बाद में जब जून में ग्रामीण बैंक का कैलेंडर 1 जून को आ जाता है, ग्रामीण बैंक का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद में तुरंत नींद से जग जाता है और उसके बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसे बच्चों का कुछ नहीं होता है, ऐसे बच्चों को फिर से 2025 में वही तैयारी करनी पड़ती है। सो जो बच्चा जनवरी से लेकर मई के बीच में अच्छे से तैयारी करेगा, बस आगे के सिलेक्शन हम उन्हीं बच्चों के देख सकते हैं, बाकी बच्चों के नहीं। सो एक बात आप ध्यान रखें कि अगर पिछले साल में आपका कोई भी प्री आपने क्रैक नहीं किया हो, बट आपके पास में अभी टाइम है, तो अभी आप जनवरी से लेकर मई के बीच में जिन नेगेटिव्स जो नेगेटिव चीज़ें आपकी थी, आपकी प्रिपरेशन की थी, उसके ऊपर आपने ये 5 महीने में काम किया तो आने वाला साल आपका ही हो सकता है। स्पेशली स्टूडेंट जिनको मैंने कल एक वीडियो के थ्रू बोला था, 14 जनवरी को वो वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड किया है, एक बार देख रहे। मैंने उनको कहा है कि उनके एग्जाम के शेड्यूल में चेंजेस होने की वजह से उनके स्ट्रैटेजी में उन्हें क्या क्या चेंजेस करना पड़ सकता है। सर क्या मुझे कोई प्राइवेट बैंक का जॉब ज्वाइन करना चाहिए? तो इसका आंसर हाँ भी है, नहीं भी है। हाँ किस किस चीज़ में, कि आप 2-3-4 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो, 3-4 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका एक भी प्री क्रैक नहीं हुआ है और आपका एज बीइंग लड़का, आपका एज कहीं 28 के आसपास पहुंच चुका है, उस केस में आप ट्राई कर सकते हो या आप सोच सकते हो, और फाइनेंशियल कंडीशन आपकी काफ़ी वीक है, इन अलग अलग चीज़ों में आप सोच सकते हो कि मैं प्राइवेट बैंक ज्वाइन कर सकता हूँ। बट सर प्राइवेट बैंक की सिचुएशन तो आपको भी पता है, उसके बावजूद आप क्यों ये सलाह दे रहे हो? रीज़न मुझे पता है, 2 साल 3 साल ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है, बट अगर 2-3 सालों से 3-1 सालों से 4 सालों से आपकी कोई भी प्री नहीं क्रैक हो रही है और आपका एज 28 तक आया है, 28 से ज़्यादा तक आया है, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ डिसीजन आके लेना पड़ेगा। और अगर ये जॉब भी डिफिकल्ट जाता है, बट उसके बाद में भी मैंने अलग अलग लेक्चर्स में बोला है कि जितने मेरे स्टूडेंट पिछले 10 सालों में एसबीआई पीओ नहीं हुए 10 सालों में, उससे कम टाइम में मतलब पिछले 4 सालों में एसबीआई सीबीओज उतने हुए हैं। रीज़न जो स्टूडेंट ने प्राइवेट बैंक ज्वाइन किया था उनको काफ़ी आसानी से एसबीआई सीबीओ की पोस्ट मिली है। रीज़न वहाँ पे कंपटीशन कम होता है एसबीआई पीओ के मुकाबले। सो जो नीडी स्टूडेंट है,
जिनको ऐसा है कि जॉब के बिना अगले साल कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे ही स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूंगा कि हाँ, आप प्राइवेट बैंक स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपने घर वालों ने टाइम दिया है, सेकंड चीज़, आप घर वालों ने टाइम दिया, आपकी घर की कंडीशन अच्छी है, सेकंड आपको उतनी ज़्यादा उस जॉब की ज़रूरत नहीं है और आप अच्छे से तैयारी करने वाले, अपने मन में ठान लिया कि हाँ, घर वालों ने टाइम दिया है, मेरे पास में एज लिमिट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं अलग अलग एग्जामिनेशन क्रैक कर सकता हूँ। और अगर आप इस चीज़ से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड है कि मैं मेरे नेगेटिव चीज़ों के ऊपर काम करके अगले साल रिजल्ट लाने वाला हूँ, उसके साथ प्राइवेट बैंक को अवॉइड करके आप आगे चल सकते हो। सर, इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कुछ फर्क मेरे एग्जाम के ऊपर होगा? जीरो इम्पैक्ट, जीरो इम्पैक्ट। इनफैक्ट जब मॉडल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो, उस वक्त कोई भी बैंक सोच सकता है और अपनी खुद की नई नई रिक्रूटमेंट ऐड कर सकता है आगे, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एसएससी के केस में एसएससी ने अभी तक जो जो डिसीजन लिए, जैसे कि एसएससी ने कैलेंडर डिक्लेयर किया है, तो कैलेंडर डिक्लेयर करके जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंटिन्यू है, उसके बीच में भी एसएससी एग्जाम ले सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट उसके दौरान कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकता है, बट जो कुछ शेड्यूल्ड है वो शेड्यूल्ड वाला पार्ट आगे कंटिन्यू रह सकता है। सो ये सब चीज़ें हैं, आज संक्रांति है, उस बेसिस पे आपको ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन, और आप सभी लोगों खुश होंगे रुकूंगेट की सब चीज़ें टाइम पे आ रही है। एनआरआई सीईटी वगैरह सब चीज़ें मैंने इसके पहले भी अलग अलग वीडियो में बताया था कि जो प्लान पेपर पे अच्छा लग रहा है उसके ऊपर पीछे कोई भी काम नहीं, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम लेना, जितने डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम है उतने भी नहीं हो पा रहा है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम लेना, अलग अलग भाषाओं में एग्ज़ाम लेना, ये वाला पार्ट काफ़ी दिक्कत भरा काम है। वो होगा तब होगा, बट फिलहाल के लिए एनआरआई सीईटी और आपका कोई संबंध नहीं है। एसएससी बिल्कुल एसएससी की तरह चलेगी, बैंक एग्जामिनेशन बैंक एग्जाम की तरह चलेगी। सो यहाँ पे आपको इसी जो एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन आपके हाथ में है उसके ऊपर फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जनवरी से मई के बीच में जो बच्चे अच्छे से काम करेंगे, फाइनल सिलेक्शन बस उनका ही है। तो अच्छे से आप जनवरी से लेकर मई तक इन प्रिपरेशन के ऊपर काम कीजिए। आपके जितने भी नेगेटिव पॉइंट है, जो पार्ट आपने छोड़ा हुआ है, पूरा प्रिपरेशन नहीं किया है, कुछ टॉपिक आपने 2 3 4 सालों से नहीं किए, उसके ऊपर काम करने के लिए इससे ज़्यादा गोल्डन टाइम आपको नहीं मिलेगा। फिर से एक बार मकर संक्रांति, लोहरी, पोंगल की आपको शुभकामनाएं देके मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।